नमस्कार साथियों। अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र में हम एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं जिसकी चर्चा पूरे विश्व में है। इसके अच्छे और बुरे प्रभावों पर पूरे विश्व में चर्चा हो रही है और वो है इच्छा मृत्यु यानी यूथनेशिया। इच्छा मृत्यु यानी कि यूथनेशिया एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है अच्छी मृत्यु, यानी कि मृत्यु किस प्रकार से अच्छी हो या मृत्यु किस प्रकार से आपके लिए अच्छी रहे, ये विषय है यूथनेशिया का। अगर हम मेडिकल साइंस के शब्दों में बात करें तो इच्छा मृत्यु का अर्थ होता है कि किसी की सहायता से हम कोई सहज मृत्यु प्राप्त करते हैं या हम आत्महत्या का प्रयास किसी की सहायता से करते हैं, तो इस तरह के व्यापक अर्थों में यूथनेशिया को लिया जाता है मेडिकल साइंस में। तो जैसा मैंने कहा कि यूथनेशिया इच्छा मृत्यु या मर्सी किलिंग, इस पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और बहस जारी है कि इसको एक वैधानिक आधार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या इसके कुछ नैतिक आधार हैं भी कि नहीं। क्योंकि ये जो समस्या है ये न केवल कानूनी है अपितु ये मेडिकल और सामाजिक पक्षों से भी जुड़ी हुई है हमारे जीवन के, इसलिए इसको बहुत ही जटिल और एक संवेदनशील मुद्दा माना जाता है। लेकिन इसके साथ ही पूरे संसार में इच्छा मृत्यु की इजाज़त देने की मांग बढ़ी है कि व्यक्ति को इच्छा मृत्यु का अधिकार मिलना चाहिए। अब सबसे पहले हम देखें कि अभी वर्तमान में इच्छा मृत्यु की जो वैधता है उसका क्या अर्थ है, किस प्रकार से संसार में इस इच्छा मृत्यु को वैधता प्रदान की गई है, किन रूपों में दी गई है। तो सबसे पहले है स्वैच्छिक या एक्टिव यूथनेशिया। तो इसमें जो मरीज होता है या जो व्यक्ति इच्छा मृत्यु की इच्छा रखता है उसकी सहमति के बाद कुछ ऐसी दवाएं उसे देना जिससे कि उसकी मौत हो जाए, इसे हम एक्टिव यूथनेशिया कहते हैं। और अभी वर्तमान में मेरी सूचना प्राप्ति तक नीदरलैंड और बेल्जियम में इसे वैध माना जाता है। फिर है अनएक्टिव यूथनेशिया। ये उन लोगों के साथ होता है जो मानसिक तौर पर खुद सहमति नहीं दे सकते या ऐसी स्थिति में होते ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई वर्षों से बेहोश पड़ा है, उसे कोई चेतना ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को मारने के लिए दवाएं देकर उसे मृत्यु तक पहुंचा देना, इसे अनएक्टिव यूथनेशिया कहते हैं। यह पूरे संसार में बिल्कुल वैधानिक नहीं है, इसको गैर कानूनी माना जाता है हर स्थिति में। फिर है पैसिव यूथनेशिया। मरीज की मृत्यु के लिए इलाज बंद करना या जीवन रक्षक प्रणालियों को हटाना। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जैसे वेंटिलेटर पे लोग होते हैं, तो वेंटिलेटर पे तो व्यक्ति जीवित रहता है, लेकिन जब लगता है कि बिना वेंटिलेटर के जीवित रह ही नहीं सकता, तो फिर उसको जो जीवन रक्षक दवाइयाँ या जिन मशीनों पे उसे रखा जाता है उसको बंद कर देना, तो इसे भी पूरी दुनिया में कानूनी माना जाता है। इसमें थोड़ा विवाद कम ही होता है। फिर है एक्टिव यूथनेशिया। ऐसी दवाइयाँ देना ताकि मरीज को राहत मिले लेकिन बाद में उसकी मौत हो जाए। वर्तमान में उसे राहत मिलती रहे लेकिन वो दवाएं उसे धीरे धीरे मारती चली जाए, तो कुछ देशों में इसे भी वैध माना जाता है। फिर है आत्महत्या के लिए सहायता, असिस्टेड सुसाइड। तो इसमें व्यक्ति की पहले से ही सहमति दी हुई होती है चिकित्सक को या डॉक्टर को, तो उसी के आधार पर डॉक्टर उसे कुछ ऐसी दवाइयाँ देता है जिससे वो आत्महत्या कर सके। तो यह जो तरीका है ये नीदरलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका के एक राज्य है ओरेगन, वहाँ इसे वैध माना गया है। अब ये जो यूथनेशिया या इच्छा मृत्यु का जो
मुद्दा है ये किस प्रकार से संसार के सामने आया, किस प्रकार से इसको लोगों के सामने रखा गया। तो दुनिया भर में यूथनेशिया पर चर्चा हुई अमेरिका के एक मामले से। अमेरिका में एक महिला थी, टेरी सियावो। उस का जो मामला था उसके कारण इसको संसार में एक चर्चा का मुद्दा मिला और संसार में इसको बड़ी अधिक मात्रा में जाना गया। तो एक 41 साल की महिला थी, उसको सन 1990 में एक दिल का दौरा पड़ा और उस दिल के दौरे से ये हुआ कि उसका दिमाग सुन्न हो गया, यानी मस्तिष्क जो है वो काम करना बंद कर गया। तो टेरी की जो जीवन मृत्यु को लेकर 7 साल तक एक कानूनी लड़ाई चलती रही। टेरी का जो पति था वो चाहता था कि उसकी जो पत्नी की जो दुखद स्थिति है या त्रासदी वाली जो ज़िंदगी है, इससे उसको मुक्ति मिले, वो अब मौत की गोद में चली जाए। लेकिन टेरी के जो माता पिता थे वो उसे जीवित रखना चाहते थे। तो टेरी के पति और उसके माता पिता में एक मामला चला, एक लंबी लड़ाई, 7 वर्षों तक वो कोर्ट में मामला चलता रहा और अंत में टेरी के पति को अदालत से ये अनुमति मिल गई कि वो जो उसकी आहार नली थी उसको हटाया जा सके, यानी जीवन रक्षक जो स्थितियां हैं उनको हटा दिया जाए, और उसको हटा दिया गया। तो इस एक मामले से पूरे संसार में इच्छा मृत्यु की जो मांग है उसको एक नया सबल मिला, उसके लिए नई नई मांग उठने लगी और लोगों के सामने ये मामला आया कि ये भी एक समस्या है हमारे जीवन में जुड़ी हुई। अब हम बात करते हैं कि भारत में यूथनेशिया की जो मांग है उसकी क्या स्थिति है। तो सन 2005 में राज्यपाल को एक याचिका मिली एक व्यक्ति की जिसकी पत्नी का नाम था कंचन देवी। उसके पति ने याचिका दी कि उसकी पत्नी सन 2000 से बेहोश पड़ी है, तो उसको दया मृत्यु दी जानी चाहिए। हैदराबाद में एक व्यक्ति थे 25 वर्षीय वेंकटेश, उन्होंने ये इच्छा जताई कि उनकी मृत्यु के पहले उसके सारे अंग दान कर दिए जाएं, लेकिन अदालत ने उसे अनुमति नहीं दी। सन 2005 में काशीपुर उड़ीसा के एक निवासी मोहम्मद यूनुस अंसारी ने राष्ट्रपति से अपील की थी कि उसके जो 4 बच्चे हैं वो एक ऐसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं, इस कारण वो सदैव कष्ट में रहते हैं और उनके इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, तो कृपया करके उन्हें दया मृत्यु की इजाज़त मिलनी चाहिए, लेकिन अदालत ने उसे अनुमति नहीं दी। केरल हाईकोर्ट द्वारा दिसंबर 2001 में वी.के. पिल्लई, जो एक असाध्य रोग से पीड़ित थे, उनको इच्छा मृत्यु की अनुमति इसलिए नहीं दी क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत में ऐसा कोई कानून है ही नहीं। अब भारतीय कानून और यूथनेशिया में देखें हम क्या है। तो भारत में इच्छा मृत्यु और दया मृत्यु दोनों ही अवैधानिक कृत्य माने गए हैं। आईपीसी की धारा 309 के अंतर्गत इच्छा मृत्यु को आत्महत्या माना जाता है और वह एक अपराध है। तो इसी प्रकार दया मृत्यु, जो भले ही मानवीय भावना से प्रेरित हो और पीड़ित व्यक्ति की असहनीय पीड़ा को कम करने के लिए की जाती हो, वह भी भारतीय दंड विधान यानी आईपीसी की धारा 304 के अंतर्गत सदोष हत्या का अपराध माना जाता है। यानी कोई व्यक्ति अगर इसमें सहायता करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है धारा 304 के अंतर्गत। भारत में मूल अधिकारों में एक जीवन का अधिकार है। तो प्रश्न ये है कि जीने का अधिकार है तो मरने का क्यों नहीं। तो भारत संघ का एक बहुत पुराना केस है 1984 का, तो उसमें धारा 309 की संवैधानिकता पर एक आक्षेप किया गया था। यह धारा संविधान के अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण है, यानी जीने का अधिकार है तो मरने का अधिकार भी होना चाहिए। तो उस समय तक ये माना गया था, लेकिन 1996 में उच्चतम न्यायालय ने ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में इस निर्णय को उल्ट दिया। उन्होंने कहा कि जीने के अधिकार में मृत्यु का अधिकार सम्मिलित नहीं है। तो 1984 में जो पी रतिनाम का जो मामला हुआ था उसमें यह माना गया था कि जीवन के अधिकार के साथ मरने का अधिकार भी है, लेकिन उसे 96 में सुप्रीम कोर्ट में उसको फैसले को बदल दिया।
तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मृत्यु वर्ण का अधिकार सम्मिलित नहीं है। अतः धारा 306 और 309 संवैधानिक और मान्य माने गए। अब यूथनेशिया के पक्ष में कुछ तर्क दिए जाते हैं। तो पहला तर्क यह है कि यह मृत्यु के अधिकार पर केंद्रित है, यानी व्यक्ति के मृत्यु का अधिकार जो है उसी पर आधारित है। बहुत से लोग इसे सम्माननीय मौत कहते हैं, क्योंकि जीने के अधिकार में डिग्निटी के साथ जीवन, यानी सम्मान सहित जीवन। लेकिन व्यक्ति अगर ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि वो सम्माननीय ढंग से न जी सके तो उसे सम्माननीय मौत मिलनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु का अधिकार देने के पक्ष में है जो पीड़ाजनक असाध्य रोग से पीड़ित हैं और नाम मात्र को ही जीवित हैं, उनको इच्छा मृत्यु का अधिकार मिलना चाहिए। भारतीय विधि आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें उन्होंने दया मृत्यु को कानूनी जामा पहनाने का एक गाइडलाइन बनाने की सिफारिश उन्होंने की है। विपक्ष में भी बहुत से तर्क हैं, और तर्क तो क्या है, उदाहरण ही है। तो जैसे अमेरिका में ही डोनाल्ड हर्बर्ट नामक एक फायर फाइटर का प्रकरण सामने आया, जो 10 साल तक कोमा में था लेकिन अचानक होश में आ गया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि किसी को अगर बेहोश है तो मार दिया जाए। फ्रांस के एक 22 वर्षीय फायर फाइटर विंसेंट हर्बर्ट को उसकी मां ने जानबूझकर नींद का इंजेक्शन और ओवरडोज दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में डॉक्टरों की टीम ने यह कहकर इस मामले में एक नया मोड़ ला दिया कि काउंसिल की मंजूरी के बाद उन्होंने नहीं, हर्बर्ट की जीवन रक्षा प्रणाली हटाई थी। तो बरसों से बेहोश व्यक्ति भी जीवित हो उठते हैं, जिंदा हो जाते हैं। और भारतीय संदर्भ में देखें, जहाँ पे मानव अंगों की तस्करी बहुत ही एक गहरा अपराध है, तो वहाँ पर यदि ऐसा कानून आ जाए तो इसके सहायता से मानव तस्करी का जो कार्य है वो और भी खतरनाक ढंग से चल सकता है। तो चिकित्सीय नीति शास्त्र में ये बड़ा स्पष्ट है कि डॉक्टर मरीज को तब तक जीवित रखने का प्रयास करे जब तक कि संभव है। और जीवेम शरदः शतम के ध्येय वाली भारतीय मनीषा और संस्कृति में प्रत्येक दशा में जीवन रक्षा करने का आदेश समाहित है। जिंदगी से पलायन वर्जित माना जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।